सज्जाद फसीह एक ब्यूरोक्रेट था। वो एक ऐसी पोस्ट पर था जहां तमाम हुकूमती मामलात उसकी निगाहों से होकर गुजरते थे। ज़हीर बाबर एक सियासतदान था जो अपोजिशन लीडर के तौर पर माना जाता था। उस पर न जाने कितने करप्शन के इल्जामात थे, लेकिन कोई भी साबित नहीं हो पाया था। अखबारी बयानात में वो एक ऐसा लीडर माना जाता था जो बड़ा शोला बयां था। वो इस वक्त बहुत सारे रुकने असेंबली की नुमाइंदगी कर रहा था। उनके साथ तीसरा बंदा फखरुद्दीन था। वो एक कारोबारी शख्स था जिसके बारे में ये कहा जाता था कि पाकिस्तान के हर बड़े कारोबार में थोड़ा या ज्यादा इसका शेयर जरूर होता है। वो किसी एक प्रोडक्ट को जब चाहे खरीद कर उसे महंगी कर देता था। उसके बारे में दूसरी बात ये मशहूर थी कि वो रुकने असेंबली पालता है। वो कई अवामी नुमाइंदों पर इन्वेस्टमेंट करता है और फिर हुकूमतों से अपने काम निकलवाता था। उस रात यही 3 बंदे ट्रेस हुए। उनके ट्रेस हो जाने की वजह ये थी कि ये दुनिया में चाहे कहीं भी हो, एक रात का कुछ हिस्सा वो साथ गुजारते थे। उसमें वो क्या बातें करते या क्या प्लान होता या नहीं होता, ये तो वही जानते थे। लेकिन यही 3 लोग सियासत में जो खेल होता था वो खेलते थे। बहुत गौर करने पर पता चला कि ये वे लोग हैं। हमेशा गेम किसी एक के हक में रहती है, इनसे बाहर जाती ही नहीं थी। मुल्क में कई जगह कत्ल होते, कहीं भी सुराग नहीं मिलता। वो कत्ल के जिनका सुराग नहीं मिला था, इनके डांडे किसी न किसी तरह इनके साथ जाके जरूर मिलते थे। इसका फायदा इन्हीं में से किसी एक को होता था। मज़ाहिर इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन अंदर खाते वो यही खेल खेल रहे थे। रात के पहले ही अरविंद सिंह ने मुझे इनके बारे में तफसील बता दी, तो मैंने उससे पूछा, ये जो एक रात मिलते हैं, क्या ये दिन महसूस है या फिर आगे पीछे भी मिलते हैं? नहीं, आगे पीछे भी मिलते हैं, उसने बताया। तुम ये कैसे कह सकते हो? मैंने तस्दीक चाही। देखें, ये एक तफसील तलब मामला है, लेकिन आप इतना समझ लो कि इनके सेल फोन से जो कॉलें जाती हैं या आती हैं, वो एक ही टावर से होती हैं। और वो जगह हमने तलाश की है, वो इसी इलाके में है। उसने मुझे समझाया तो मैंने पूछा, वो कैसी जगह है और कहाँ है? तब उसने मुझे बताया कि वो लाहौर से जुनूब की जानिब तकरीबन 16 किलोमीटर के एक जदीद टाउन में थी। कुछ अरसे पहले मैं भी वहीं रहा था, जहां रॉकेट लॉन्चरों से इस घर को उड़ा दिया गया था। ये इसी टाउन में था। इस वक्त वो लोग कहाँ हैं? तीनों अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन मैं इन्हें एक जगह पर ला सकता हूँ, उसने खुशगवार लहजे में कहा। तो मैंने चौंकते हुए पूछा, वो कैसे अरविंद? वो इतने बेवकूफ नहीं है कि बराह रास्त एक दूसरे को कॉल करें। इस तरह तो कोई भी उनके ताल्लुक को बेनकाब कर सकता है। इन तीनों के आगे फ्रंट मैन है, उनका एक बंदे से राब्ता है। ये सब मैंने उनके फोन कॉल्स का सिरा पकड़कर मालूमात ली हैं। एक दूसरे तक मालूमात पहुंचने में अगरचे चंद मिनट लगते हैं, लेकिन ये बहुत महफूज है। लेकिन पहुंच गए? मैंने इसकी तारीफ करते हुए कहा तो वो बोला, इसलिए कि मैं जरा हटकर सोचता हूँ। ये कहकर उसने कहका लगा दिया। उसके साथ मैं भी मुस्कुरा दिया और फिर वो मेरे सामने एक कागज रखकर बोला, ये है वो जगह। अगर कहीं तो 1 घंटे बाद उन्हें इस मुकाम पर जमा कर लूं? हाँ, ये मुमकिन है, इंतहाई एहतियात के साथ कि इन्हें जरा सा भी शक ना हो। मुमकिन है, लेकिन सिर्फ एक बंदे को पकड़ना होगा जो उनके फ्रंट मैन के दरमियान महवर है, और वो वहीं रहता है, अरविंद ने बताया। तो मैंने चंद लम्हे सोचा और डन कर दिया। इस टास्क को जुनैद पूरा करेगा, क्योंकि वो इस वक्त लाहौर में है। वहां के बंधु समेत सबको राब्ते में ले लो और प्लान करो। मैंने कहा तो वो उठ गया। ये सारी बातें सर शाम हुई थी। ये वो वही वक्त था जब अमृतसर में जसपाल और बाकी लोग प्लान कर रहे थे। उधर उन्होंने भी प्लान तरतीब दे दिया। असल में जब भी कोई प्लान बनाता है तो वो बड़ा आइडियल होता है। सोचा जाता है कि अगर यूं होगा तो ऐसे होगा, यूं होगा तो ऐसे हो जाएगा। आइडियल हालात बहुत कम मिलते हैं, इसलिए प्लान ए हमेशा नाकाम होता है। प्लान बी भी वही हालात सामने आते हैं जो कुछ सोचे हुए होते हैं। अगर किसी के बारे में गुमान नहीं होता, वहां वही कामयाब होता है जो हालात को अपने काबू में कर ले। तीसरा दर्जा होता है प्लान सी। ये ऐसे हालात होते हैं जिनके बारे में गुमान भी नहीं किया जा सकता। ये किस्मत ही से अपनी दस्तरत में लाए जा सकते हैं। यही बात है
کہ جو حاسد سازش کرتے ہیں وہ پوری طرح اس وقت بے نقاب ہوتے ہیں جب وہ حالات کو پوری طرح اپنی دسترس میں کر لیتے ہیں اور پھر وار کرتے ہیں، جبکہ منافق انتظار کرتا ہے۔ جب اسے پوری تسلی ہوتی ہے کہ شکار اس کے قابو میں آ گیا ہے، تب وہ وار کرتا ہے۔ حاسد اور منافق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حاسد کے اندر غصہ ہوتا ہے، وہ مجبور ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق ہو نہ ہو، جبکہ منافق دوست بن کر ڈستا ہے۔ پہلے وہ کتے کی سطح پر اترتا ہے اور اپنا آپ وفادار کی صورت میں ظاہر کرتا ہے، پھر وہ سانپ بن جاتا ہے۔ رات کا پہلا پہر ختم ہونے کو تھا جب وہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ 4 کنال کے اس بنگلے میں چند سیکیورٹی والے موجود تھے۔ یہ لگ بھگ 15 لوگ تھے جو وقفے وقفے سے اس بنگلے میں داخل ہوتے چلے گئے۔ 1 گھنٹے میں وہ سب اندر تھے۔ اس دوران جو بھی سیکیورٹی والا دکھائی دیتا اسے پکڑ لیتے۔ وہ انہیں پکڑتے اور وہاں موجود سرونٹ کوارٹر میں لے جاتے، ہر ایک سے الگ الگ پوچھ تاچھ کرتے، جس سے مجموعی طور پر انہیں اندر کے سارے حالات کا پتہ چل گیا، یہاں تک کہ وہاں کے سارے لوگ سرونٹ کوارٹر میں بند کر دیے گئے۔ دیکھو، ہماری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، سکون سے یہاں رہوگے تو کچھ نہیں کہا جائے گا، ورنہ جس نے بھی عقل مندی دکھانے کی کوشش کی وہ اپنی جان سے جائے گا۔ اس دھمکی کے بعد باہر سے آئے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے اپنے بیگ میں سے ایک سپرے بوتل نکالی اور سب کے چہروں پر سپرے کر دی، جس کے چند منٹ بعد وہ سب بے ہوش ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے ان سب لوگوں کو باندھ دیا۔ اس کے بعد 2 لوگ وہاں چھوڑ کر وہ سارے عمارت کی جانب چلے گئے۔ 2 بندے سیکیورٹی والوں کی جگہ گیٹ پر چلے گئے۔ جنید داخلی دروازے سے اندر نہیں گیا، بلکہ اس نے عمارت کے بغل میں کچن کے اندر جانے کا راستہ تلاش کر لیا۔ وہ سبھی اندر چلے گئے، لاؤنج سے ہوتے ہوئے دوسری عمارت کے اس کمرے تک جا پہنچے جہاں سے ہلکی ہلکی موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ جنید نے دروازے کو کھولا، جو کھلتا ہی چلا گیا۔ سامنے جہازی سائز کے بیڈ پر ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر شخص پڑا ہوا تھا۔ وہ دونوں برہنہ تھے۔ جنید کی آمد کا احساس پہلے لڑکی کو ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ لاشعوری طور پر اس نے لباس کی جانب ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ اپنے کپڑوں تک نہ پہنچ سکی۔ اس کے بیڈ کے ساتھ ہی گر پڑی۔ وہ نشے میں تھی۔ اس کے ساتھ پڑے ہوئے ادھیڑ عمر شخص کو جب یہ احساس ہوا کہ بیڈ روم میں کوئی ہے تو آنکھیں پھاڑے جنید کی جانب دیکھنے لگا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے پہنچے؟ میں تمہارا باپ ہوں اور اڑ کر یہاں آیا ہوں، جنید نے طنزیہ لہجے میں کہا اور گھما کر ایک ٹھوکر اس کے سینے پر دے ماری۔ وہ اوہ کی آواز کے ساتھ دوہرا ہو گیا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے لڑکی کے لبوں سے سسکاری نکل گئی۔ تم کپڑے پہن کر ادھر کونے میں بیٹھ جاؤ، اگر کوئی حرکت کی تو اپنی جان سے جاؤ گی، جنید نے کہا تو وہ ادھیڑ عمر بولا، کیا چاہتے ہو؟ تمہارا سیل فون کہاں ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے نگاہیں ادھر ادھر دوڑائیں، سیل فون کہیں دکھائی نہیں دیا۔ تبھی اس ادھیڑ عمر شخص نے سرہانے کے نیچے پڑا ہوا سیل فون نکال کر اسے دے دیا۔ یہ لو۔ جنید نے سیل فون پکڑا اور اس میں ان تینوں کے نمبروں کی تصدیق کی۔ اس میں کالیں بھی تھیں اور پیغام بھی تھے۔ تصدیق کے بعد جنید نے اسے پوچھا، زندگی چاہتے ہو یا موت؟ زندگی، ادھیڑ عمر شخص نے احساس سے آرے لہجے میں یوں کہا جیسے اسے اپنی موت کا پورا یقین ہو گیا ہو۔ تو ان تینوں کو یہاں بلاؤ۔ میں تم دونوں کو کچھ نہیں کہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ کیسے بلاؤں؟ کیا کہوں؟ ادھیڑ عمر شخص نے پوچھا۔ یہ تم جانتے ہو، جنید نے کہا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ادھیڑ عمر شخص نے سیدھا ہوتے ہوئے اپنے اوپر چادر لینے کی اجازت چاہی، جس پر جنید نے سر ہلا دیا۔ اس نے اپنے اوپر چادر لی اور سیل فون پر نمبر پش کرنے لگا۔ اس نے سب کو یہی پیغام دیا کہ جتنی جلدی ہو سکے ایمرجنسی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ان تینوں کی طرف سے یہ پیغام مل گیا کہ وہ آ رہے ہیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی سنسناہیزی میں گزر گیا۔ یہ وہ لمحات تھے جب جسپال روڈ پر آ چکا تھا۔ جنید کو اس بارے میں کوئی خبر نہیں تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد سب سے پہلے فخر الدین آ گیا۔ اس کے ساتھ گارڈز تھے۔ وہ لاؤنج سے باہر ہی رہ گئے جبکہ وہ خود اکیلا اندر لاؤنج میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا اسے ایک بندہ ملا۔ ہاتھ ملاتے ہی فخر الدین نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ وہ مصروف ہے، آپ تشریف رکھیں۔ فخر الدین بیٹھ گیا اور بیٹھتے ہی اپنا سگار سلگا لیا۔ اگلے 2 منٹ میں ظہیر بابر اور اس کے بعد سجاد فصیح آ گیا۔
वो जैसे ही आमने सामने हुए तो पहला सवाल यही था कि बात क्या है और वो कहाँ है। ये वो वक्त था जब जसपाल अपना काम करके जा चुका था और मैंने ये खबर जुनैद को बता दी थी। इस सवाल का जवाब मेरे पास है। अचानक जुनैद सामने आकर बोला तो वो चौंक गए। तुम कौन हो? समझ लो कि मौत का फरिश्ता हूं। अपने गॉड फादर को इतला दे दो कि उसकी सल्तनत खत्म होने को है। जुनैद ने ड्रामाई अंदाज में कहा। उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा काम अभी कर देते हैं। ये कहकर उसने बाहर लोगों को आवाजें देना चाही। फितरी तौर पर उसका मुंह बाहर की तरफ हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो आवाज निकालता, साइलेंसर लगे पिस्टल से एक बार ठक हुई और उसके माथे में सुराख हो गया। वो कोई लफ्ज मुंह से निकाले बगैर लुढ़कता हुआ कालीन पर गिर के तड़पने लगा। अब तुम में से कौन बताएगा अपने गॉड फादर का? जुनैद ने इंतहाई वहशत से कहा। कोई भी नहीं। सज्जाद फसीह ने उठते हुए कहा तो जुनैद ने इस पर पिस्टल तान लिया। उसी लम्हे वो तेजी से बोला, हमें सिर्फ हुक्म मिलता है, हम कोई बात नहीं बता सकते, ये हमारी मजबूरी है। दोनों को मार दो। मैंने जुनैद से कहा तो इससे पहले सज्जाद फसीह को और फिर जहीर बाबर के दिल पर निशाना लगाया। तीनों खत्म हो चुके थे। बाहर उनके गार्ड्स इंतजार कर रहे थे। चाहिए तो ये था कि उन्हें भी खत्म किया जाता, लेकिन जुनैद ने ऐसा नहीं किया। सब एक दूसरे के राब्ते में थे। उन्हें बाहर निकलने को कहा। जुनैद किचन से बाहर आ गया और अगले ही लम्हे उनमें दाखिल होकर बाउंड्री वॉल की तरफ चला गया। उन सब ने एक ही जगह नहीं जाना था। हर कोई अपने ठिकाने की तरफ चला गया, जबकि जुनैद अपने ठिकाने तक जाने के लिए एक टैक्सी में बैठ चुका था। अरविंद सिंह मेरे पास बैठा हुआ था। मैंने उसके जरिए खबर बानीता कुंवर तक पहुंचा दी। नूतन और जसपाल भी अभी उसके पास नहीं पहुंचे थे। बानीता कुंवर ने मुझसे पूछा, यार ये क्या है? कैसी जादू की छड़ी है जिसे तुम इस्तेमाल कर रहे हो? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये इन्फॉर्मेशन का दौर है। जिसके पास जितनी ज्यादा और तेज तरीन मालूमात होंगी वो छा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि बानीता, कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने इतनी तेजी से तरक्की कर ली है कि लोग इसे समझ ही नहीं पा रहे। इसका इस्तेमाल वहीं तक है जितना इसे समझते हैं। जो बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर गया वही कामयाब ठहरा। यही जादू है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। उसने ही कहकर फोन बंद कर लेने को कहा ताकि वो उन दोनों से राब्ता कर सके। अरविंद सिंह काफी पीना चाहता था। ऐसे में महविश आ गई तो मुझे वहां देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। वो मुझसे बातें करने लगी तो मैंने कहा, महविश तुम बैठो, मैं अरविंद के लिए काफी बना कर लाता हूँ, तुम पियोगी? अरे नहीं, आप बैठो, मैं ले आती हूँ। वो तेजी से उठते हुए बोली। दरवाजे में रोनीत कुंवर नमूदार हुई। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें 4 मग रखे हुए थे। आप कोई भी ना जाओ, मैं ले आई हूं। ये तुमने बहुत बड़ा काम किया, मैंने कहा और कॉफी का मग पकड़ लिया। लेकिन आपने ये करना है कि कॉफी पिएं और जाएं सोहनी भाभी के पास। आप सुबह से मसरूफ हैं, कुछ आराम कर लें, रोनीत ने कहा और मेरे साथ बड़ी कुर्सी पर बैठ गई। और ये चौथा मग किस लिए है? मैंने पूछा। फहीम आ रहा है उसके लिए, उसने सुकून से कहा और एक कंप्यूटर के सामने बैठ गई। वो आराम नहीं कर रहा, मेरा मतलब है तुम सारे। मैं बात समझने के लिए अपनी बात अधूरी छोड़ दी तो रोनीत बोली, अभी जो इतने बड़े हंगामे हो गए हैं, यही मौका जब उनकी कालें पकड़ी जाएंगी। इसी अफरा तफरी में ही कोई आगे सुराग मिलेगा। यही 1-2 घंटे हैं बस, उसे स्क्रीन पर देखते हुए कहा। मैं काफी पीने तक उनसे बातें करता रहा, फिर उठकर बेडरूम में आ गया जहां सोहनी मेरी आमद के इंतजार में जाग रही थी। नया पैराग्राफ। जसपाल सुबह सवेरे ही उठ गया था। रात का हंगामा उसके जहन में से नहीं निकला था। वो उठकर किचन में गया, अपने लिए चाय बनाई और छत पर चला गया। ये बिल्कुल ही नया इलाका था, जैसे शहर का कोई मज़ाबाती इलाका हो। वो रात वापस उसी जगह नहीं गए थे जहां से वो चले थे। इस दौरान बानीता गवर ने ठिकाना बदल लिया था। बानीता और नूतन अपने कमरों में सोई हुई थी। वो चाय का मग लिए उबरते हुए सूरज को देख रहा था। एकदम से उसे ओगी पिंड याद आ गया। वो भी यूं ही था, एक तरफ ओगी पिंड के आबादी और दूसरी तरफ खेत ही खेत। वहां की भी कोई खैर खबर नहीं थी। बस इतना पता चला था कि अनुजीत सिंह रुकन बनने के बाद
चंडीगढ़ चला गया था। अगर वह हुकूमत में आ गया तो उसकी वजारत पक्की थी। कुछ देर हरप्रीत को सोचता रहा, लेकिन लाशोर में रात वाला हंगामा कहीं गूंज रहा था। रात वाले वाक़े के असरात अभी तक उस पर थे। बार बार एक ही सवाल उसके जहन में ठोकरे मार रहा था कि इसका रद्देअमल क्या हो सकता था। ये तो मुमकिन ही नहीं था कि पंजाब पुलिस इस वाक़े के जिम्मेदारों को पकड़ने में सरधड़ की बाजी न लगा दे। यहाँ तक कि भारत के सारे खुफिया इदारे इन्हें पकड़ने के लिए बेताब हो जाने वाले थे। वो लोग जो हुकूमतों में अहम किरदार अदा कर सकते थे, जो ये समझते थे कि उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, ये चुनटी की मानंद मसल दिए जाएंगे। ऐसा वो गुमान भी नहीं कर सकते थे, तो ऐसा हो कैसे गया? वो यही सोचता चला जा रहा था। किसी सीढ़ी पर आहट महसूस हुई। उसने पलट कर देखा तो वहां नूतन कंवर थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कोई खैर की खबर ही सुनाना नूतन, उसे भी मुस्कुराते हुए कहा। तब वो खिलखिलाकर हंसती। पता है आज हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो नहीं मालूम, वो उसके चेहरे पर देखते हुए बोली। हमें चंद दिन की छुट्टियां मिल गई हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो जसपाल भी हंस दिया। फिर उसने पूछा, किसने दी हैं ये छुट्टियां? तुम्हारे जमाल ने। अभी कुछ देर पहले उसका फोन आया है। उसने कहा है कि चंद दिन बाहर घूम फिर आओ, वनीता गोबर की सेहत भी ठीक हो जाएगी। वो हंसते हुए बोले। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? उसने पूछा। मेरे ख्याल में नहीं है, वरना वो हमें बता देता। कोई और ही बात होगी जिसके बारे में कम से कम मुझे नहीं मालूम, उसने कहा और मग से चुस्की ली। हम निकल जाए यहाँ से? उसने पूछा। सारा बंदोबस्त हो सकता है अगर तुम रजामंद हो जाओ, उसने कहा और फिर चाय की चुस्कियां लेने लगी। जसपाल चंद लम्हे सोचता रहा। फिर उसने पूछा, और वो लोग जो पूरे पंजाब से आए हुए हैं उनका क्या बनेगा? अरे वो लोग वापस अपने घरों को लौट जाएंगे। अगर हम मुल्क से बाहर जाएंगे तो बलदेव सिंह का इनसे राब्ता रहेगा। वो सब थोड़ा अरसे तक बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, अपनी दुनिया में जैसे नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं वैसे ही रहेंगे। जब उनकी जरूरत होगी उन्हें कॉल कर लिया जाएगा, उसने बताया। तो जसपाल ने तशवीश से कहा, अगर कोई कहीं फंस गया तो वो कहीं बक ही ना दे। असल में लोग जुराइम पेशा नहीं है, सिर्फ सिक्खी की खातिर उन्होंने तरबियत ली हुई है। वो अपना अपना काम करते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं, उन पर कोई शक भी नहीं कर सकता। खैर तुम उनकी फिक्र छोड़ो और चलो तैयार हो जाओ, हमें निकलना भी है। नूतन ने तेजी से कहा। ओके तुम चलो, मैं आ रहा हूं, उसने कहा और चाय का एक बड़ा घूंट लिया। उसके दिल में एक ख्वाहिश उभरी, काश इस सफर में हरप्रीत भी उसके साथ होती। ये ख्वाहिश उसके दिल में थी और नीचे आ गया जहां वनीता कंवर बैठी हुई थी। वो उसके पास बैठते हुए बोला, कहाँ जाना है? कहीं भी नहीं, कम से कम मुल्क से बाहर नहीं जाना, उसने खोए हुए लहजे में कहा। एक तो मैं अभी जिस्मानी तौर पर ठीक नहीं हूं, और दूसरा यहाँ हुकूमत बन रही है, उसका भी ख्याल करना है। मैं बापूजी को अकेला नहीं छोड़ सकती, उसने हतमी लहजे में कहा। तो जसपाल ने पूछा, जमाल ने जो कहा वो सिर्फ ये चाहता है कि हम चंद दिन मंजर पर ना आए। ये जो इतना बड़ा काम कर दिया है, उसने बहुत सू को हिला कर रख दिया है। उनके सिर्फ पाँव नहीं उखड़े, दिमाग भी फाड़ दिए हैं। उसे पूरे एतमाद से कहा, तो फिर क्या ख्याल है? उसने कहा, कम से कम बाहर नहीं जाना। ये शहर अमृतसर खतरनाक है इस वक्त, इसके अलावा कहीं भी चलो, उसने फैसला कुन लहजे में कहा। तो जसपाल बोला, तो फिर ओगी चलते हैं। यही है, घर में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, वहां सिक्योरिटी के अलावा ये पता रहेगा कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसने कहा। चलो वहीं चलते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, वनीता ने कहा। तो वो तैयारी करने लगे। दोपहर से जरा पहले वो अमृतसर से निकलने के लिए तैयार थे। वो तीनों 4 व्हील जीप में थे। जमाल ने वनीता कंवर को कुछ भी नहीं बताया था, इसलिए जसपाल ने मजीद कोई बात नहीं कुरेदी थी। उस वक्त उसका सारा ध्यान यहां से निकल जाने की तरफ ही था। वो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए तरन तारन हाईवे की तरफ आ चुके थे। कुछ देर बाद उन्हें शहर से निकल जाना था। वो तीनों खामोश थे। वो किसी नादीदा खतरे को महसूस करते हुए पूरी तरह मुहतात थे, यहां तक कि वो शहर से निकल गए। अगरचे खतरा बहुत हद तक कम हो गया था, लेकिन था। ज़हनी तौर पर वो दबाव का शिकार रहे, यहां तक कि वो ओगी के लिए तरन तारन से भी निकल गए। नया पैराग्राफ। हीथ्रो एयरपोर्ट करीब आ रहा था। मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो गया।
कुछ देर बाद जहाज लैंड कर जाने वाला था। एक तवील और थका देने वाला सफर खत्म होने वाला था। जिस रात जसपाल और जुनैद ने बड़े ऑपरेशन किए थे, उस रात में सोच भी नहीं सकता था कि मुझे यूं बर्तानिया का सफर करना पड़ेगा। उस रात की सुबह जब मैं बेदार हुआ तो मुझे अरविंद ने एक चौंका देने वाली खबर सुनाई। वो सारी रात यही देखते रहे थे कि वो इनका गॉडफादर कहाँ हो सकता है, उसका कहीं खोज लग सकता है या उसके नक्शे कदम कहाँ तक जाते हैं जहां से मजीद सुराग मिल सके। उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला, सिवाय इसके कि तमाम तर कॉलें जब की जाती हैं तो नंबर बर्तानिया का ही मिलाया जाता है, लेकिन आगे इन्हें रिसीव कौन करता है। सामने से यही पता चलता है कि ये नंबर इस्तेमाल में नहीं है। यूं इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता। वो बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा था जो हम कर रहे थे। जिस तरह हमारे नंबर किसी जगह ट्रेस नहीं होते थे, उसी तरह वो नंबर भी पर्दा गायब में था। कुछ अरसे पहले अरविंद ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जिससे कॉल ट्रेस हो जाती थी, लेकिन बहरहाल वो हमसे भी आगे था। मैं कोशिश करता हूँ कि उसका नंबर मिल जाए, कोई मजीद काम करता हूँ। अरविंद ने अपनी तरफ से मुझे हौसला देते हुए कहा। ठीक है, तुम करो कोशिश, हम कामयाब हो जाएंगे। मैंने भी उसके काम को सराहते हुए कहा, उसे हौसला दिया। लेकिन एक चीज हमें मिली है, अब पता नहीं वो इसका सिरा हो सकता है कि नहीं। समझे, अहमी शक वाली बात है। उसने सोचते हुए अंदाज में कहा। वो क्या? उसने पूछा। लंदन शहर के मशरकी इलाके और सीट में, मुमकिन है ये जगह कहीं मज़ाफात में हो, एक नंबर जाल में आया है। वो किसी कैसीनो का है। वहां पर भी चंद अहम लोगों ने फोन किया है। उससे इतना शक किया जा सकता है कि अगर कोई हुआ तो इसी इलाके में होगा, क्योंकि इन सारे नंबरों से एक जगह कॉल हुई है। तुम्हारा मतलब है और सीट में? मैंने पूछा। यही वो जुआखाना है, वहां 12 से ज्यादा कॉलें की गई हैं, उसने बताया। और ये जो और सीट वाले जुएखाने का नंबर बोलता है? मैंने पूछा। हाँ, मैंने इस पर बात की है, तब तक वो बंद हो रहा था। कोई बहुत मदमिजाज बंदा था। फिर मैंने उन्हें बताया। फिर मैंने दोबारा फोन नहीं किया, अरविंद ने बताया। और वो जो नंबर ट्रेस नहीं हो रहा था वो? मैंने पूछा तो उसने सोचते हुए कहा, वो नंबर तो है, लेकिन वहां से यही रिस्पॉन्स मिलता है कि वो नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। ओके, नाश्ते की मेज पर हम इस बारे में मजीद बातें कर लेते हैं, मैंने कहा तो वो उठ गया। नाश्ते की मेज पर सभी थे। वहां इस बारे में काफी बात होती रही। एक ख्याल ये था कि उस अनदेखे गॉडफादर को हम तक पहुंच जाने दिया जाए, फिर जो होगा देखा जाएगा। दूसरा ख्याल ये था, वो जब सामने आएगा सो आएगा, क्यों ना हम पहले इस तक पहुंच जाए। कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं, इंतजार तो करना ही मुमकिन है। वो इस खामोशी में इस कदर ताकत से आए कि हम इसका हमला ही बर्दाश्त न कर पाए। कुछ देर बाद ये फैसला हो गया कि लंदन जाया जाए। मुमकिन है इस आवारा गर्दी में कुछ सिरा हाथ लग जाए। मैंने उसी वक्त बानीता कबर को फोन कर दिया कि वो लोग कहीं बाहर के मुल्क चले जाएं। मैंने अपने साथ जुनैद और महविश को लेकर लंदन जाने की तैयारी कर ली। बानीता ने बाहर ना जाने का फैसला किया और ओगी चली गई। वो 2 दिन से वहीं थी और सुकून से थी, जबकि हमारे कागजात की तकमील में वक्त लगा और हम भी फ्लाई कर गए। जुनैद और महविश मेरे असिस्टेंट की सूरत में मेरे साथ थे। मैं बिजनेस टूर पर था। हमने तानी के पास ही ठहरना था। हीथरो एयरपोर्ट के मराहल तय कर लेने के बाद जब मैं बाहर आया तो तानी मेरे सामने खड़ी थी। मुझे देखते ही बड़े वकार से आगे बढ़ी और किसी बिजनेस वुमन की तरह हाथ मिलाया। मैं इसके हाथ की गिरफ्त से उसके जज्बात का अंदाजा लगा रहा था। उसकी आंखों की जोत बता रही थी कि उसके अंदर क्या कुछ मचल रहा है। उसके साथ कुछ दूसरे लोग भी थे। उनसे मेरा तारुफ कराया। उन सब ने बारी बारी हाथ मिलाया। इसी दौरान महविश और जुनैद भी आ गए। वो उनसे मिलने लगी। उनका तारुफ उसने अपने दोस्तों की हैसियत से कराया। थोड़ी देर बाद हम सब कारों के एक काफले की सूरत में चल पड़े। हमारे सफर का एहतमाम रोमफोर्ड के इलाके में हुआ, जहां पुराने वक्त का एक बड़ा सारा घर तानी की मलकियत में आबाद था। बाकी सब लोग चले गए और हम घर के अंदर आ गए। अभी हम बैठे भी नहीं थे कि तानी तेजी से अंदर आई और सीधे मेरे गले लग गई। ये दुनियादारी भी ना, ये कहते हुए उसने मुझे भूंच लिया। चंद मिनट मेरे साथ लगे रहने के बाद वो महविश और जुनैद से भी यूं ही मिली। फिर बैठते हुए बोली, क्या करूं यार, यहाँ कदम कदम पर कुछ ऐसा है
कि बड़ा मोहतात रहना पड़ता है। आज़ादी जो है सो है, लेकिन ज़रा सी बेहतियाती शक में मुब्तला कर देती है और इस पर निगाह रखने लगते हैं ये लोग। खैर छोड़ो इन बातों को, फ्रेश हो जाओ, बातें तो चलती रहेंगी, वो कहती चली जा रही थी और मैं उसकी तरफ देखता रहा था। वो ज़रा सी भी नहीं बदली थी, बल्कि कहीं ज़्यादा निखर गई थी। उस रात खाने के बाद मैं देर तक उससे बातें करता रहा। वो मुझे वहां के माहौल के बारे में बताती रही। फिर जो मैं सोया तो अगले दिन की खबर लाया। अगला सारा दिन यूं ही एक फर्जी कार्रवाई में गुजर गया। मैं एक बिजनेसमैन था और तानी की कंपनी के साथ कारोबार का ख्वाहिशमंद था। उसके मैनेजर तारक ने, जो पाकिस्तानी निजात था, मुझे सारे ऑप्शन दिए जिन पर हमारी बातचीत होती रही। मैं ये वक्त इसलिए भी ले रहा था कि चंद लोगों को मैंने अपने बारे में बता दिया था और वो मुख्तलिफ इलाकों से लंदन पहुंच रहे थे। मैंने तारक से अच्छी खासी दोस्ती कर ली। दोपहर के वक्त जब मैं उससे रुखसत होने लगा तो उसने पूछा, सर अगर आप लंदन की सैर करना चाहें या कोई दूसरी एंटरटेनमेंट तो मुझे बताएं, मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको गाइड भी कर दूंगा और हमें भी कंपनी से कुछ अच्छा वक्त गुजारने को मिल जाएगा। कंपनी को छोड़ो, यहाँ से छुट्टी के बाद तुम मेरे साथ रहो, एक दोस्त की हैसियत से। चलो हमारी दोस्ती का आगाज यहीं से हो जाएगा। मैंने उससे कहा तो वो फीकी हंसती हंसता हुआ बोला, सर मेरा ये मतलब नहीं था कि। ओ छोड़ो सर, और ये सरवर भी ना कहो, सीधे जमाल कहो। अब बताओ हमें आज शाम कहाँ गुजारनी चाहिए। मेरे यूं कहने पर उसे कुछ हौसला हुआ। फिर मुख्तलिफ डांस क्लब, होटल और कई जगहों के नाम लेता रहा। यहाँ तक कि उसने जब कैसीनो गिनवाए तो मैंने कहा, कोई खास कैसीनो है तो चलते हैं। इसमें खास ये है कि वो एक लॉर्ड के महल में बना हुआ है। वो यहाँ के दारुल उमरा का रुकन रहा है। उसके बेटे ने उसे पुराने लंदन की एक झलक के तौर पर बनाया है। आम आदमी वहां जा ही नहीं सकता। बहुत अमीर कबीर लोग जाते हैं, वो लोग जिनके पास दौलत का शुमार नहीं। बहुत बड़ी सतह पर जुआ होता है वहां और खर्च बहुत ज्यादा है। उसने मुझे बताया तो मैं हंस दिया। वही चलते हैं। मुनफरिद तो है ना, मैंने कहा तो उसे खुशगवार हैरत ने घेर लिया। ओके, आप मैडम के घर छोड़ दिया जाता है। मैं ठीक 3 घंटे बाद आपको मैडम के घर से ले लेता हूँ। ओके, मैं इंतजार करूंगा। ये कहकर मैं उठा और बाहर की जानब चल पड़ा। मुझे कार तानी के घर तक ले गई। 9 बजे के बाद का वक्त था जब हम इस कैसीनो तक जा पहुंचे। हमारी कार एक पार्किंग में लगवाने के बाद हमें एक रास्ते से आगे भिजवा दिया गया। वो पौधों की बहुत बड़ी बाड़ थी। उसकी दूसरी तरफ पहुंचते ही यूं लगा जैसे हम 18वीं सदी के लंदन में आ गए हों। हमारे बिल्कुल सामने एक बग्गी खड़ी थी जिसके पास पुरानी वज़ा का लिबास पहने एक अंग्रेज लड़का खड़ा था। वो हमें देखकर हमारी जानिब बढ़ा। उसने आगे आकर हाथ मिलाया और बड़े स्टाइल से पूछा कि हम नए आए हैं। तारक के बताने पर उसने हमें एक समत की तरफ इशारा करके बताया कि पहले वहां से टिकट लिया जाए। मैंने तारक को उसी वक्त पाउंड की एक गड्डी थमा दी जिसे उस अंग्रेज ने बड़ी दिलचस्पी से देखा। तारक टिकट लेकर आ गया तो वो अंग्रेज यूं बिछने लगा जैसे हम ही उसके लॉर्ड हो। वो हमें उस पुरानी वज़ा की बग्गी तक ले गया। जल्दी से पायदान लगाया, हम इसमें सवार हो गए। अंदर एक लालटेन जल रही थी जो तेल के बगैर थी। वो बग्गी चंद मिनट चली और फिर एक पोर्च में जाकर सामने बटलर किस्म के चंद लोग खड़े थे। उन्होंने पुरानी अंग्रेजों वाली वज़ादारी निभाई और हमें रास्ता दिखाकर अंदर चले गए। सर किस समझ जाना पसंद करेंगे, डाइनिंग हॉल की जानिब या कैसीनो? एक अंग्रेज ने कदर झुककर पूछा। डाइनिंग हॉल, मैंने फौरन कहा तो उसने हमारी जानिब रहनुमाई कर दी। हॉल में पुरानी मौसीकी बज रही थी। सामने कई साजिंदे मुख्तलिफ साज बजा रहे थे। एक लड़की जो आधे से ज्यादा बरहना थी, वो कभी लहकती और कभी गाती फिर रही थी। मैंने उसकी तरफ से निगाहें हटाकर पूछा, यार तारिक, यहाँ हलाल फूड तो मिलने से रहा, क्या करे खाने के बारे में? इससे पहले कि वो जवाब देता, एक 18वीं सदी का लिबास पहने सफेद बालों वाली अंग्रेज लड़की मुस्कुराती हुई हमारे पास आ गई। उसने ऑर्डर के लिए पूछा तो तारक ने वही सवाल उससे कह दिया। उससे इत्मीनान दिलाया। उसे बताया कि इनके पास एक मुस्लिम शेफ भी है जो एशियाई खाने बनाता है और अगर कोई पुरानी डिश चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। बहरहाल तारक ने ऑर्डर कर दिया और हम माहौल से लुत्फ अंदोज होने लगे। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।